नारायण जी ने सीधा रतन टाटा जी के पैर को ही छू लिया। कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला भी किया था, पर कुछ टाइम बाद पुलिस वाले आते हैं और नारायण जी को ले जाते हैं। सुधा मूर्ति को 10,000 रुपए उधार मांगे। 1 साल तक एक भी क्लाइंट नहीं मिला और कंपनी बंद हो गई। ठीक है, सिर्फ हमारे पास 2500 इंजीनियर ही थे, वो भी सभी सिविल इंजीनियर। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस की, जिसे कभी 10,000 रुपए से शुरू किया गया था, वो भी उधार मांगकर। और आज उस कंपनी का रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ के पास है, जहां 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय और 50 से भी ज्यादा देशों में अपना काम करते हैं। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इन्फोसिस क्या है और क्या करता है। इन्फोसिस भारत का 2nd लार्जेस्ट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो ऐप, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और डिजिटल एज में बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, इसके लिए टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। आज हम इन्फोसिस के 10,000 रुपए से 1.5 लाख करोड़ तक की सफर को जानेंगे, जिनमें आपको कुछ लेसन मिलेंगे जो आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ में 1% जरूर वैल्यू ऐड करेगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं बताया गया है जो आप नहीं जानते। आप उन सभी बातों को जानते हैं, बस उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलो शुरू करते हैं नारायण जी की स्टोरी के साथ। भारत जब आजाद हुआ था तो गिनती के सिर्फ हमारे पास 2500 इंजीनियर ही थे, वो भी सभी सिविल इंजीनियर। अब उसे आज के टाइम से कंपेयर करें तो ये सिर्फ 1% ही होता है। 2022 में 2,10,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएशन करके निकले हैं। तो उस टाइम IIT संस्थानें भी कम थी, केवल 5 ही IIT संस्थानें थी, जिनमें IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर और बॉम्बे थे। इन्हीं में से IIT कानपुर में नागवरा रामाराव नारायण मूर्ति जी ने पढ़ाई की थी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1946 को हुआ था। उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भारत में नौकरियां ना के बराबर थी, जिस कारण अधिकतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएशन करने के बाद विदेश चले जाते थे। अब नारायण जी का तो सपना था कि ग्रेजुएशन करने के बाद अपने ही देश में खाने कमाने का, लेकिन इन्हें कोई नौकरी दे तब तो ना। तब विदेशों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मांग बढ़ रही थी, और ये इंडिया के लोगों को कैसे भूल सकता है, जो कम पैसों में उनसे बेहतर और अच्छे काम कर दे सकता था। तब 1970 में नारायण जी के लिए पेरिस से नौकरी का ऑफर आया। ज्वाइन करने के 4 साल भीतर 1974 में उन्होंने दुनिया घूमने के लिए नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े ट्रेन की सफर में। जब ये ट्रेन में अकेले बैठे थे, तब बोर होने के कारण सामने वाले सीट के लोगों से बात करने की कोशिश की। सामने वाले सीट पर 2 लड़का लड़की बैठे थे, उनमें से सिर्फ लड़की ने ही बात की, और ऐसे कुछ समय तक बात चलने के बाद वो लड़का जो बगल में बैठा होता है, वो उठकर पुलिस वाले के पास जाता है और उनसे कुछ कहने लगता है। अब उन्होंने पुलिस वालों से क्या कहा ये तो पता नहीं, पर कुछ टाइम बाद पुलिस वाले आते हैं और नारायण जी को ले जाते हैं, जहां उन्हें एक छोटे से कमरे में 4 से 5 दिनों के लिए रखा जाता है, वो भी भूखे। 4 से 5 दिन एक भूखे व्यक्ति के लिए कितना होता होगा, ये तो आपको अंदाजा होगा ही। यहाँ तो हमें 3 से 4 घंटों के लिए खाने को ना मिले तो ऐसे लगता है मानो हम सालों से भूखे हैं। पर नारायण जी कई दिनों तक यहाँ भूखे भी रह गए। उस बंद कमरे में नारायण जी करते भी क्या? अगर उसी जगह पर आप होते तो आप क्या कर? अगर मैं होता तो भला बुरा कहकर चुप हो जाता, पर नारायण जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि नौकरी देना केवल सरकार या प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। यदि भारत में इस क्षेत्र में पर्याप्त नौकरी होंगी तो किसी को भी विदेश जाने की जरूरत नहीं, और उनके साथ कभी ऐसा घटना होगा भी नहीं। यहीं से उठा था नारायण जी के अंदर इन्फोसिस का सपना। 1976 में नारायण जी भारत आ गए और अपने सपने को साकार करने के लिए एक कंपनी खोली, जिसका नाम सॉफ्ट्रॉनिक्स रखा। उस समय भारत में टेक के लिए माहौल ऐसा था, और लोग ऐसे बोलते थे कि टेक के लिए फ्यूचर ही नहीं है, इसे अगर कोई शुरू भी करता है तो वो कभी सफल नहीं होगा, फालतू में अपना समय और पैसा बर्बाद करेगा। इन सब के चलते सॉफ्ट्रॉनिक्स को 1 साल तक एक भी क्लाइंट नहीं मिला और कंपनी बंद हो गई। अभी तक तो मैंने आपको बिजनेस का ऊपर ऊपर का ही बात बताया है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है बिजनेस का मेन टॉपिक, बिजनेस के चैलेंजेस। क्योंकि बिजनेस के चैलेंजेस उस समय भी थे और आज भी हैं। बिजनेस के चैलेंजेस को कम कैसे करना है ये फ्यूचर में भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप उस समय विदेशों से कंप्यूटर मंगवाते तो सरकार का
इतना कड़क नियम था, मतलब अगर आप एक कंप्यूटर मंगवाते तो उसका 2 गुना आपको एक्सपोर्ट करना होता। इस रूल को फॉलो करते तभी आप कंप्यूटर मंगवा सकते थे। अब इतना दम तो नारायण जी के पास नहीं था, पर मार्केट में TCS एंड पाटनी कंप्यूटर्स ऐसे थे जो ये कर रहे थे। तब नारायण जी ने इसे अपना अच्छा टाइम समझा लर्निंग और एक्सपीरियंस गेन करने में, और उन्होंने पाटनी कंप्यूटर को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के साल भर बाद पाटनी कंप्यूटर को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो $5 लाख का था। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देख नारायण जी के अंदर एक बार फिर से सपना जग उठा। फिर उन्होंने 1981 में अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने 7 दोस्तों के साथ इन्फोसिस को शुरू किया। नारायण जी और उनके दोस्तों के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति को 10,000 रुपए उधार मांगे और अपने घर के ही एक छोटे से कमरे को ऑफिस बनाया। अभी के टाइम में सुधा मूर्ति का नेटवर्थ देखे तो 700 करोड़ का है और उनके कंपनी में 0.95 का हिस्सेदारी भी है। अब अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर उस टाइम में बैंक था तो अच्छा खासा अमाउंट निकाल कर व्यापार को चालू करते, तो ऐसा कर तो सकते थे, पर बैंक उस समय सॉफ्टवेयर कंपनी को लोन नहीं देता था। ये तो छोड़ो, अगर आपके पास पैसे भी होते और अगर आप कंप्यूटर ऑर्डर भी करते तो दिल्ली के 10 चक्कर काटे बिना ये ऑर्डर आपके पास आता ही नहीं। अब आपके पास कंप्यूटर तो आ गया, अब आपको क्लाइंट ढूंढने में प्रॉब्लम, क्योंकि IT के अधिकतर क्लाइंट विदेश में रहते थे। अब विदेश जाना चाहते हो तो वहाँ पैसों की दिक्कत, और अगर भारत में ही रहकर काम करना चाहते हो तो स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम। इंटरनेट इतना स्लो कि अगर आप एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजते तो उसे जाने में 10 से 15 सेकंड तो लग ही जाते। पर वो कहते हैं ना, जो कमजोर होते हैं उसी किस्मत पे रोते हैं, जिसे उगना होता है वो तो पत्थर चीर कर भी उग जाते हैं। ये बात नारायण जी और उनके टीम पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इतने चैलेंजेस के बाद भी नारायण जी ने दूसरी बार ट्राई की और इस बार उन्हें अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया। अभी इन्होंने कमाई देखी ही नहीं थी, क्योंकि इनके व्यापार अभी शुरुआती दिनों में थे। जैसे कि हमने अभी बात की, इनके पास पर्याप्त कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट स्लो था। अब कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया था, पर अब इसे पूरा कैसे करते? तो इन्होंने एक जुगाड़ लगाया, सामने वाले क्लाइंट से एडवांस में पैसे ले लिए और अपने इंजीनियर को अमेरिका भेज दी उन्हीं के कंप्यूटर में काम करने के लिए, और इस तरह उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। 1990 के आते आते इन्फोसिस का बिजनेस ठीक ठाक चलने लग गया था, पर भी इन्फोसिस के 3 फाउंडर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला भी किया था, क्योंकि कंपनी के हालात ही उस समय ऐसे थे कि 2 करोड़ रुपए भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। 1991 से शुरू हुआ इन्फोसिस का ग्रोथ का सफर। सरकार ने लिबरलाइजेशन को हटा दिया, तब विदेशों से आने जाने पर सख्ती कम हो गई और विदेश आना जाना आसान हो गया। और फिर 1993 में इन्फोसिस ने अपना IPO लॉन्च किया, जो 95 रुपया शेयर था। ये भारत की पहली ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिन्होंने अपना IPO लाया था। अब इन्फोसिस का पिछले 42 सालों का रिजल्ट देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू 2004 में पार किया और आज 2023 में इनका रेवेन्यू है 1,46,000 करोड़ से भी ज्यादा का। अगर आपने 10 साल पहले इन्फोसिस में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज उनका वैल्यू 3 लाख हो जाता, मतलब सीधा 3 गुना ग्रोथ। वीडियो यहाँ तक तो देख ली, अब आप इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट, लर्निंग लीडरशिप क्वालिटी। नारायण जी के लीडरशिप क्वालिटी से हम सीख सकते हैं कैसे उन्होंने अपना भारत का IT कंपनी बनाने का विजन क्लियर रखा। 3 लोगों ने कंपनी को बेचने की बात की तो नारायण जी ने बिल्कुल मना ही कर दिया। पहली बात, आप अपने विजन पर बिल्कुल क्लियर रहो। कोई भी चैलेंजेस, कोई भी परेशानियां आए उसे मत छोड़ो। भले रास्ता बदल सकते हो, पर जो आपका गोल है, जो आपका विजन है, उसे मत बदलो। आपके अंदर कंफर्ट जोन से बाहर जाने का करेज भी होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को हमने देखा है कि उनको सक्सेस इसी कारण नहीं मिल पाता। गलती को एक बार करके उसे दोहराए ना, उस गलती से जरूर अपने कॉम्पिटिटर के प्रति हमेशा हम्बल रहे, क्योंकि वही है जो आपके सेल्फ लर्निंग से भी ज्यादा सिखा सकता है। एक बार हुआ क्या कि रतन टाटा जी ने नारायण जी को अवार्ड दिया, तब नारायण जी ने सीधा रतन टाटा जी के पैर को ही छू लिया। ये मोमेंट एक बहुत ही ज्यादा शानदार मोमेंट था।
सेकेंड, लर्निंग टारगेटिंग ऑडियंस। नारायण जी ने जब सॉफ्ट्रॉनिक्स को बंद किया तो वो ये समझ गए थे कि उनके लिए भारत में अभी क्लाइंट नहीं है। अब अगर आप जारा स्टोर को छोटे शहरों में खोलोगे तो वो कहाँ ही चलेगा। जब तक आपको आपके टारगेट ऑडियंस ही पता नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे मार्केटिंग हो या प्रोडक्ट बनाना हो। प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो प्रोडक्ट को कौन लोग यूज करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, ये सभी चीजें जानना होता है, तभी तो एक प्रोडक्ट बनकर आता है। थर्ड, लर्निंग। कोई भी इंसान को सक्सेस पाने के लिए बस एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है और उस अपॉर्चुनिटी को आप तभी पहचान सकते हो जब आप कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस एंड लर्निंग गेन करते रहोगे। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जौहरी को ही हीरे का परख होता है, क्योंकि जौहरी ने उस चीज में अपना समय इन्वेस्ट किया होता है, तभी वो एक हीरे का पहचान कर पाता है, नहीं तो उसे एक मामूली सा वस्तु समझकर फेंक देते। ऐसे ही जब नारायण जी पाटनी कंप्यूटर में काम कर रहे थे तब उनको दिखा उम्मीद का एक किरण। तो कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस एंड लर्निंग गेन करने में अपना समय इन्वेस्ट जरूर करो। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी बोलना हो बोल देना। आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा हो तो एक लाइक बस कर देना। अगर आप भी मेरे तरह सस्ते कपड़े पहनने का शौकीन हो तो जूडियो का इस वीडियो को जरूर देखना। सस्ते कपड़े तो नहीं मिलेंगे पर जूडियो के कपड़े इतने सस्ते क्यों होते हैं ये आप जान लोगे। तो चलो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।